बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे मेरा दुश्मन तो बड़ा खुश है कि जनाब वो जो चाहता था उसके अज़ाइम मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये यहाँ पे जो ये बात भी सोचने वाली है, जो मेरे 14 जवान शहीद हुए हैं उनके खून का हिसाब हम किससे लें। बहुत आसानी से हम अपनी फ़ौज पे, कार्रवाइयों पे, हर चीज़ पे हम निशान सवालात लगा देते हैं और कहते हैं जनाब ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उनके साथ क्या हुआ है। जाके ऑन ग्राउंड देखें कि अगर ये सब कोई कुछ कर रहा है तो कम से कम वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह तो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बुगटी साहब ने इस वक्त जो बात की है और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का जो बयान आया है, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ठीक और बर वक्त बयान है कि जनाब ये कोई पाकिस्तानी नहीं हो सकता, इनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करें। ये बलूचिस्तान के मेरे लोग नहीं हो सकते जो दूसरे कौमों के लोगों को जो है मार दे। कौम एक ही है, कौम है सिर्फ पाकिस्तान की, और पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अजमत रखता है। वही जिसको हम रेड लाइन कहते हैं, रेड लाइन सिर्फ मेरा पाकिस्तान है। वहां जो कुछ हो रहा है और जो कुछ वहां पे लोग दूसरों की बातों में आके मीडिया पे बयानात देते हैं, मैं उनसे ये कहूंगी कि आज़ादी की नेमत को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त भी हम ये दुआ करेंगे कि मसाइल थम जाए और इन मसाइल की शुरुआत कहाँ से हुई थी इस पर भी बात करेंगे और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की भी। दोनों टॉपिक्स हमारे साथ हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं आमिर सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक MQM से, MP हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है शहीर सियालवी साहब ने। शहीर सियालवी साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। आमिर सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आते हैं। बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह से आज बलूचिस्तान में 4 दिन से वाक़या चल रहे हैं, 24, 25 और 26, जिस तरह से लाइन फोर्सेस में एजेंसी आर्मी के लोगों को, सोल्जर को मारा गया, पुलिस के लोग से आज जिस तरह से बसों से उतार के मारा गया, ये पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते। आज वो लोग कहाँ हैं जो बलूचिस्तान का नारा लगाते हैं मिसिंग पर्सन का? आज ये मारंग बलोच हैं, उन्होंने आज उनका बयान आना चाहिए था कि पाकिस्तान के लोग हैं, हम पाकिस्तान के लोग हैं, हमारा हम पहले पाकिस्तान अजीज है, बाकी सब है। तो आज वो लोग कहाँ हैं? आज जो मिसिंग पर्सन की बात करते हैं वो आज किसी का बयान नहीं आया आज तक। MQM पाकिस्तान ने सिंध असेंबली में करारदाद जमा कराई है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई फेडरल गवर्नमेंट फौरन शुरू करे। जो लोग बसों से उतार के मार रहे हैं, आज देखें कहाँ, बलूचिस्तान के नहीं है, ये दुश्मन लोग हैं जो कि पाकिस्तान से दुश्मनी पे उतर आए। आज इनके खिलाफ सख्त से सख्त ऑपरेशन होना चाहिए। बलदियाती इलेक्शंस जब हो रहे थे तब आपकी पार्टी की भी कुछ सीट्स वहां से निकली थी, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक थी जी। तो हमारी आप लोगों की जब वहाँ कैंपेन सीट सब कुछ था, अभी भी आप लोगों की सीटें वहाँ मौजूद हैं, क्या वहाँ के वर्कर्स का आप लोग का अहवाल सुनते हैं? क्या वहाँ से इत्तलात आती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपकी नुमाइंदगी वहाँ पे है तो लोग आप लोगों की मुद्दे को भी समझते होंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने भी बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ पे पानी का इशू था। हमने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से रब्ता किया कि भाई आप पानी को दें। वहाँ पे इंतहाई मसाइल हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद शरपसंद अनासिर हैं जो कि बलूचिस्तान के अंदर वो चाहते नहीं कि बलूचिस्तान तरक्की करे। अगर बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो वहाँ की कौम तरक्की करेगी। वो चाहते ही नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग तरक्की करें। चंद लोग हैं जिन्होंने बलूचिस्तान को हाईजैक किया हुआ है। हम डिमांड करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऑपरेशन किया जाए। ये करारदाद आपने आज ही जमा कराई? आज हमने सिंध असेंबली में करारदाद मैंने जमा कराई है। उसमें मुतालबा किया है कि जो 3 दिन से वहाँ पे हो रहा है तो इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट फुल फोर्स एक्शन ले और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि अब एक्शन के बगैर काम नहीं होगा। क्योंकि आज मैं खुद देख रहा था, 3 दिन से हम देख रहे हैं कि कोई भी सो कॉल्ड की बयान नहीं आ रहा। आज वो लोग कहाँ हैं जो इस्लामाबाद में धरना लगा लेते हैं कि जी मिसिंग पर्सन्स हो रहे हैं, जो लोग मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इस चीज को लेकर चल रहे हैं। आज उनके बयानात क्यों नहीं आ रहे कि जिन लोगों को मारा गया वो पाकिस्तानी नहीं थे या उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था? ये कौन सी फिलॉसफी है कि आप बस से उतारें, शनाख्ती कार्ड देखें, उनको गोली मार दें? सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मिसिंग पर्सन के मामला को आप बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि मिसिंग पर्सन का मामला जो है MQM के साथ भी रहा और उसमें की पीछे भी क्या चीजें थी ये भी जानना जरूरी है। मिसिंग पर्सन के हवाले से एक और बात मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क नहीं है कि जहाँ पे मिसिंग पर्सन का मसला है। दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक जो तरक्की याफ्ता है वहाँ पे भी मिसिंग पर्सन्स का मामला है, वहाँ पे यहाँ से कहीं ज्यादा है। यहाँ के मामले को हाईलाइट ज्यादा किया जाता है, जबकि इस वक्त की रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आ चुकी है कि जनाब ये मिसिंग पर्सन सिर्फ मिसिंग नहीं होते, अपनी मर्जी से भी ये बाज़ औक़ात जो है पहाड़ों पे चले जाते हैं। खासतौर पे बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ, और बहुत से हकाइक ऐसे हैं जो अभी भी आवाम के सामने नहीं है। हम अभी भी सोशल मीडिया की किसी की भी बात को मान के आगे निकल जाते हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब ने, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। और शहीर सियालवी साहब की तरफ चलते हैं। शहीर सियालवी साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं।
जज़ाकल्लाह। शहीद सियालवी साहब, अफसोसनाक वाकयात बलूचिस्तान में हो रहे हैं। कुछ अरसे पहले आप बलूचिस्तान आपका विजिट भी हुआ और वैसे भी आपका एक गहरा ताल्लुक रहा है उस इलाके से, क्या तबसरा करेंगे इस पे? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस की बात है कि मेरे जनूबी पंजाब के सराइकी वसेब के 21 लोग शहीद हुए, और मैं कभी ये बात, मैं सिर्फ अलामती तौर पर यह बात की, ये पाकिस्तानी शहीद हुए, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि बलोचों ने पंजाबियों को मारा है, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है, और दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह ही डील करना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, पहले हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना चाहते हैं, फिर हम करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, और फिर इसके सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करना चाहूंगा मैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये सारी जुल्म फस्तायत शुरू कहां से हुई और इसको भड़काया किस तरीके से गया, किस तरीके से इंडिया जो है वो अपने नेक्सस के जरिए रॉ जो है वो बलूची कोर्सेज कराता है, हजारा कम्युनिटी के लैंग्वेज के कोर्सेज कराता है, पश्तो के कोर्सेज कराता है, बरावी के कोर्सेज कराता है, और लोगों में नफरत थ्रू सोशल मीडिया किसी भी अंदाज में डाली जाती है। देखिए, वो हमारा दुश्मन है, उसने ये काम करना है। मुझे इस वक्त ये सवाल करना है कि मामला करारदादों से कभी हल नहीं होगा। व्हाट आर वी डूइंग इन खालिस्तान, व्हाट आर वी डूइंग इन आसाम, व्हाट आर वी डूइंग इन हैदराबाद, दक्कन एंड जूनागढ़, वी आर डूइंग नथिंग। हमें काउंटर नैरेटिव ईंट का जवाब पत्थर को, भारत को देना पड़ेगा। और दूसरी बात डॉक्टर साहबा ये है कि हम लोग इस वक्त ये देखें कि इंडिया बीइंग अ हिंदू स्टेट, इट हैज गुड इन्फ्लुएंस इन ईरान। वो चाबहार में इन्वेस्ट कर रहा है, वो सिस्तान में किस तरीके से इंडियन एम्बेसी मौजूद है, और वहां पर BLA, BRA, BLF, BSO आजाद के जो दहशतगर्द है उनको किस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। वो जो इतना इन्फ्लुएंस जमा के बैठा हुआ है, वी बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, वी डोंट हैव गुड इन्फ्लुएंस इन ईरान एंड अफगानिस्तान। हमने कहीं ना कहीं लूप होल्स माजी में छोड़े, उन गलतियों का तदारक करना पड़ेगा, और हमें इन दोनों पड़ोसियों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। दूसरी बात डॉक्टर साहबा, मैं आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं दूसरी बात आपको करना चाहता हूं कि इस वक्त जो एक आम बलोच है, जिस तरह इन्होंने धरने का जिक्र किया, बिल्कुल मेरा भी यही मुतालबा है कि जो लोग ये धरना देते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मैं उनसे भी इज़हार यकजहती करता हूं, लेकिन आज मैं उनसे ये डिमांड करता हूं कि मेरे देश के 21 लोग वहां शहीद हुए और 14 लोग बाकी जगहों पे, मेरे लेविस के जवान भी शहीद हुए जो कि बलूचिस्तान के थे, मेरे पुलिस के जवान भी शहीद हुए जो कि बलूचिस्तान के थे। इन दहशतगर्दों की, इस दहशतगर्दी की क्या उन लोगों ने मजम्मत की है या नहीं की? और अगर मजम्मत नहीं की तो बताएं आप किसके पेरोल पे काम कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो वो शहीद सियालवी हूं जिसने कोयटा में जाके सबसे पहले मारंग बीबी की हिमायत की थी। मैं तो वो शहीद सियालवी हूं जिसने इस्लामाबाद में मेरी पार्टी ने 2 से 3 मरतबा इन लोगों को वेलकम किया था कि हमारी कौम की बेटी आई है, हम आपके सर पे जो है ना वो चादर भी रखेंगे, आप हमारी बहन है, आप हमारे सर के ताज, आपके ग्रीवेंसेस है। लेकिन आप हमारे ग्रीवेंसेस क्यों नहीं सुन रहे? अब आप हमारे जो किसान मजदूर हारी शहीद किए गए हैं उनके खिलाफ एक मजम्मती बयान तक क्यों नहीं दिया जा रहा? ये गिला हमें हमेशा रहेगा। अब आते हैं इस असल मामले पे कि माजरत के साथ थोड़ा सा पॉलिटिकल ये चीज चली जाएगी, लेकिन बात ये है कि जब बात की जाती है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, जनाब मुज़ाकरात तब सीरियस नोट पे लिए जाते हैं जब अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे आते हैं। जब फॉर्म 47 के नुमाइंदे मुसल्लत शुदा हैं, उनसे मुज़ाकरात कोई करता नहीं, उनको सीरियस नहीं लेता। हमें उस दौर के बलूचिस्तान में तो वैसे भी इलेक्टेबल्स का मसला था, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। बलूचिस्तान की सियासत को क्या आप मुल्क के दूसरे सूबों की सियासत से मैच कर सकते हैं? डॉक्टर साहिबा, आप जाहिर है इस बात को आई डोंट नो ऑन कर सकती है या नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये बात बवांगे दोहल कहूंगा कि बलूचिस्तान में 77 सालों से कभी अवामी हुकूमत नहीं आई। जब तक BMC का, ब्यूटम्स का, तुर्बत यूनिवर्सिटी का, लासबेला यूनिवर्सिटी का सेल्फ मेड नौजवान जब तक बलूचिस्तान में हुकूमत नहीं करेगा डॉक्टर साहब, तब तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे। तब तक आप मुझे एक बात का जवाब मामले होंगे। आपने इलेक्टेड अवाम के हकीकी नुमाइंदों को हुकूमत देनी है, वो बलूचिस्तान के हालात भी बेहतर करेंगे, पाकिस्तान के अमन और अमान भी कायम करेंगे। जब आप ले पालक बंदे लाएंगे तो एक भाई BLA को लीड करेगा, स्विट्जरलैंड में बैठ के दूसरा भाई बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा होगा सीनियर। सर ये बात कही जा सर मुझे कता कलामी की माजरत, अभी कुछ देर पहले मैंने भी पढ़ दिया, मैं मुझसे यही पूछा गया कि क्या सरदारों से बात नहीं कर पाते? सर ये सरदार ही तो है जो सीटें मांगते हैं सर।
फिर ये मजबूर हो जाते हैं लोग इनको यहाँ पे नुमाइंदगी देने के लिए। ये इनकी कम्युनिटी से तो लोग आते हैं इनको खुश करने के लिए कि चले हालात बेहतर हो, तभी तो ये सियासत खेली जाती है। सुन नहीं पा रहा, आई थिंक सिग्नल डिस्टॉर्शन आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है, चले आप कंटिन्यू करें सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सर सियालवी साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा इस मसले को हल करें। हाँ, ये अभी थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आई है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी डॉक्टर साहब, मैं दूसरी बात ये करना चाह रहा था कि जिस तरीके से एक भाई BLA को लीड कर बाहर से बैठ के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और दूसरा भाई हुकूमत कर रहा है, इसी तरीके से एक भाई जो है वो किसी दूसरे मुल्क में बैठ के बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी को लीड कर रहे हैं और दूसरा भाई उसका यहाँ पर सीनियर वफाकी वजीर बन के बैठा हुआ है। मामला ये है कि ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड नाराज बलोच वाला सिलसिला है, ये कोई नाराज नरूज वाला मामला नहीं है। बलूचिस्तान का आम आदमी वहां पर डेकोटिक है, वहां पर माइंस एंड मिनरल्स हैं, वहां कोल एंड गोल्ड के रिजर्व्स हैं, वहां ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं, उनको यूटिलाइज करके वहां की आवाम पे नहीं लगाया जा रहा। और जब उसकी रॉयल्टी के फंड्स की बात आती है तो वहां का लोकल मिनिस्टर MNA MPA सेनेटर खा जाता है, और जब वो खा जाता है तो वो बोलता है तुम्हारा सारा फंड तो पंजाबी खा रहा है। अब वो बेचारा गरीब जो वहां का बलोच रहता है उसने तो गुस्सा हम लोगों पे उतारना है। वो ये देखे कि ये नवाब वडेरे जागीरदार, अव्वल तो इन लोगों को ये वडेरा शाही कहां से मिली। इन लोगों ने अपने जमीर को इस हद तक फरोख्त किया कि जब नवाज शरीफ बलूचिस्तान तो आवाज उठा के नवाज सियालवी साहब यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू आ रहा है, हम इसको आपको फिर लाइन पे लेते हैं। सियालवी साहब को फिर लाइन पे लीजिएगा, मैं जब तक आमिर की तरफ चलती हूँ। आमिर क्या कमेंट करेंगे इन तमाम बातों पे कि जनाब वो इस वक्त जो एक बात उन्होंने कही कि उनके लोगों को नहीं नवाजा जा रहा, तो ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बता दूं, मुशर्रफ दौर में वहां के सरदारों से जब बात की गई तो सरदारों ने कहा कि ये जमीन के नीचे भी जो है उसको भी हम नहीं निकालने देंगे क्योंकि ये मेरी नस्लें खाएंगी। और एवरीबडी नो दैट, पूरी दुनिया ये जानती है, सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान के दुश्मन ये सब नहीं जानते कि अगर से बलूचिस्तान की जमीन में से चीजें निकाल ली गई तो IMF की जरूरत नहीं पड़नी है पाकिस्तान को। जी सर कंटिन्यू कीजिएगा। क्या देखें, जिस तरह सियालवी साहब कह रहे थे ऐसा नहीं है, और अभी तक 77 उन्होंने 77 ईयर्स की मिसाल दी। 77 ईयर्स से ही सारे बलूचिस्तान से लोग इलेक्ट हो रहे हैं। नवाब अख्तर बुख्ती जो थे उन्होंने कायदे आज़म को वेलकम कहा था, और वो सारे लोग मेजोरिटी में हमेशा हुकूमत करते हुए आ रहे हैं। मगर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में अमन आए। ये बलूचिस्तान के लोग नहीं है, इसके अंदर बैरून मुल्क में लोग जाके बैठे हुए बलूचिस्तान के लोग हैं जो कि बैरून मुल्क में बैठे हुए, जर्मनी हो, स्विट्जरलैंड हो, इंडिया हो, लंदन हो, वहाँ पे वो लोग बैठ के वायलेंस कर रहे हैं और वो चाहते ही नहीं कि मुल्क हमारा अमन की तरफ जाए, जिसमें डेली बेसिस पे फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। तो ये जो लोग अभी बैठे हुए इलेक्ट होके आए और बलूचिस्तान के लोग हैं, और ये सरदार नहीं है, मैं तो कहूँगा कि सारे यंगस्टर हैं। बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो काफी बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग नाराजगी देखें आपकी हमसे हो सकती है, लोगों से हो सकती है, मुल्क से नाराज होना बेहतर नहीं है। नाराज तो कराची का बच्चा भी है, क्या करेंगे? तो अगर नाराज हमसे ज्यादा नाराजगी किसकी हो सकती है कि हम मुल्क के खिलाफ काम करेंगे? मुल्क हमारा है, हमें ये मुल्क एक आजाद मुल्क मिला है, इस आजादी को हमें सोचना चाहिए। मुल्क से नाराजगी नहीं करें, आपकी लोगों से नाराजगी हो सकती है। अपने बानी को भी छोड़ दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों से नाराजगी कर लें मगर मुल्क से नाराजगी नहीं करें। मुल्क बहुत अजीज है और आज़ादी जो नेमत है, इसका जो लोग आज़ादी को समझते हैं कि वही बता सकते हैं कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। तो हम तो यही कहते हैं कि छोड़ दें, हथियार डालें और आए गवर्नमेंट के साथ बैठें और बातचीत करें। अच्छा, एक और बात सियालवी साहब ने उठाई है। सियालवी साहब आ गए हमारे पास? चलें ठीक है, थोड़ी देर में लेते हैं। एक और बात सियालवी साहब ने कही, आपने करारदाद का कहा, उन्होंने कहा करारदादों से कोई मसला नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से, जो जिसकी अपोजिशन हो आप उसकी अपोजिशन करते हैं, गवर्नमेंट में आप मौजूद रहते हैं। अगर आप अभी गवर्नमेंट में मौजूद हैं तो क्या आप ये समझते हैं करारदाद से मसला हल होगा? ठीक है, कागजी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, कागज की बड़ी अहमियत होती है, तारीखी हैसियत होती है। आपकी पार्टी मजीद क्या इस पे तजावीज़? देखिए, आप जो कह रहे हैं ना करारदाद से कुछ नहीं होगा। जब अगर गवर्नमेंट या रियासत ऑपरेशन करती है तो लोग खड़े हो जाते हैं कि आप गोलियां चला रहे हैं और बम गिरा रहे हैं। तो आप बताएं मसला किस तरह से हल हो सकता है? जो लोग ये कर रहे हैं क्या वो गलत सही कर रहे हैं? पूरे बलूचिस्तान को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। चंद लोग जमा होते हैं और वो इस्लामाबाद में एहतजाज करते हैं। तो हम यही तो मुतालबा कर रहे हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? तो क्या वो शामिल हैं इनके साथ? वो लोग जो आज ये वाकया 3 दिन से चल रहे हैं वो लोग कहाँ हैं जो छोटे छोटे धरने करते हैं और एक बलूचिस्तान को एक अलग तस्वुर पेश करते हैं? सिर्फ इस सोशल मीडिया, आप
आप बलूचिस्तान की ग्राउंड की जो सूरत हाल है बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसा बलूचिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान में बहुत अमन कायम हो चुका है। अब चंद लोग हैं, हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि जो ये शरपसंद लोग हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ कच्चे के डाकू, और आपकी अंदरूनी सिंध में जब आप लोग की हुकूमतें पीक पे थी और आप लोगों को बड़ा आपको एक्सेप्ट किया था, तो अंदरूनी सिंध से भी एक्सेप्ट किया गया था, ये जो कच्चे के डाकुओं वाला मसला ये हल क्यों नहीं होता और इसके पीछे क्या वजूहत? क्या 2007 तक कच्चे के डाकुओं को ये सूरत हाल थी? आप बताएं, जब हम एमक्यू में इख्तिदार में थी तो 2002 से लेके अंदरूनी सिंध में कौन कौन से इलाके आपके पास थे? जी सक्कर से हमारा एमपीए था, और सक्कर था, नवाबशाह में हमारे लोग थे, शहदादपुर था, मीरपुर खास था, तकरीबन जगहों से लोग थे। तो क्या वहाँ पे ये सूरत हाल थी उस टाइम? जो आज सूरत हाल है उस आप निकाल लें और नंबर्स निकालें और देखें कि उस टाइम ये सूरत हाल थी 2007 तक। ये 2007 के बाद मसला तो बहुत पुराना है, 80s का मसला नहीं, मसला 80s का था, मगर जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, जब ये मसला काफी बेहतर हल हो चुका था और ये मसला 2007 के बाद दोबारा उठना शुरू हुआ। 2007 तक ये इशू नहीं था, 2007 से पहले इशू खत्म हो गए थे। वो लोग जो लोग नाराज थे वो शामिल हो गए थे, क्योंकि उनको उनके हुकूक मिलने शुरू हो गए थे, वो बेहतरी की तरफ मामला आ रहे थे। आज जो सूरत हाल है 2007 के बाद ये सूरत हाल आन पहुंची है कि आज चाहे पंजाब के बॉर्डर्स हों, सिंध के बॉर्डर्स हों, वहाँ सूरत हाल ये है कि 5 बजे के बाद आप इलाकों में नहीं जा सकते। तो ये सूरत हाल जो आन पहुंची है, इसके लिए अब दोनों सूबों को चाहिए कि ज्वाइंटली ऑपरेशन शुरू करें। सिर्फ ज्वाइंटली ऑपरेशन तो कर रहे हैं इस वक्त, जो सारा मामला चल रहा है वो ज्वाइंटली ऑपरेशन के थ्रू ही चल रहा है, और हम तो दुआ कर सकते हैं। नहायत दिल से अफसोस होता है इस बात पे कि जिस तरह से मेरे पुलिस के जवानों पे हमला हुआ, जिस तरह से मेरी फोर्सेस लड़ रही है, और जिस तरह से मेरे आम लोगों पे हमला हो रहा है, ये एक तरफ इकोनॉमी की बुरी सूरत हाल, दूसरी तरफ ये मसाइल। सर, आपकी पार्टी के पास स्पेशली जब ये बात आई, कच्चे के डाकुओं वाला मामला हुआ, तो पार्टी स्ट्रेटजी क्या थी? क्या आप लोगों ने सोचा इस हवाले से कि मजीद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या तजावीज़ हैं इस हवाले से? देखिए, गवर्नमेंट के साथ हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भी काफ़ी मीटिंग्स की, और हमें खुद जो है अपना ज़ियाल अंजार साहब ने ब्रीफिंग दी, तो वो काम कर रहे हैं। मगर सूरत हाल जब इतनी बिगड़ जाए ना, तो आप समझती हैं कि इतना आसान नहीं है, कि सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि वापस इसको दोबारा लाने के लिए टाइम चाहिए। गवर्नमेंट काम कर रही है, हम गवर्नमेंट को यही प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई आप इसको सूरत हाल को बेहतर लाएं। अगर आज हम लोगों ने नहीं शुरू किया तो आज सोचेंगे हम इस अपने सूबे को कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या हम मैसेज क्या दे रहे हैं हमको गवर्नमेंट के आने के बाद? क्या हम इसी तरह बैठे रहेंगे कि लोग गिटने बोते रहें, भत्ता देते रहें, और किडनैपिंग करते हैं वो लोग, शहरों से उठा के ले जाते हैं, किडनैपिंग करते हैं, मुंह मांगी तावान लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये सूरत हाल कब तक चलेगी? हम खुद गवर्नमेंट से अक्सर रोजमर्रा की मीटिंगों में गवर्नमेंट्स को कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर हिकमत अमली बनाएं, और एक परमानेंट हिकमत अमली बनाई। मेरी समझ से बाहर है कि हिकमत अमली आप हुकूमत को कह रहे हैं बनाएं, आप खुद हुकूमत का हिस्सा हैं, आप वो लोग हैं जो आपके जो रहनुमा हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, वही कहते हैं कि हम हैं तो हुकूमत है, हमारी इतनी सीटें जो हुकूमत चलाती है। फिर आपके मुतालबात, आप हुकूमत कौन सी होती है? मेरे पास जो भी हुकूमत का बंदा आता है वो कहते हैं हमने हुकूमत से कहा, तो हुकूमत है क्या? हुकूमत तो जो अभी गवर्नमेंट बैठी है वही गवर्नमेंट है। तो सर आप हुकूमत में नहीं है? हम तो अपोजिशन में, अभी सूबे में तो फेडरल की बात नहीं करी सर, फेडरल में तो आपकी बड़ी नुमाइंदगी। देखिए, फेडरल में नुमाइंदगी है, मगर 18वीं तरमीम के बाद सूबे को ही करना है, तो सूबे के ऊपर ही हम कह रहे हैं कि अपने सूबे को बेहतर करें। जो लोग आज सक्कर तक भी इस तरह है, आप शाम में क्रॉस नहीं कर सकते, लेट नाइट्स के अंदर आप सक्कर से मुल्तान जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सर, ये तो कच्चे के डाकुओं वाला मामला है। अगर कराची में भी कोई मसला होता है तो आप ये कहते हैं जी कराची में नहीं, हमारी तो फेडरल में सीटें, कराची की वजह से ही फेडरल में सीटें गई है ना। कराची वालों ने एतमाद किया, अगर आप फेडरल में बैठ के भी कराची के लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर कहते हैं हम गवर्नमेंट नहीं, हम तो नहीं, ऐसी बात नहीं। हम लोग, हमारे सारे एमपीएस फील्ड में मौजूद है, मुस्तकिल कराची की आवाज़ उठा रहे हैं। मुस्तकिल जून के अंदर जो बजट में हमारी स्पीचेस थी, हमने कराची की स्कीमों को आइडेंटिफाई किया कि कराची की जो अब तक सूरत हाल हो गई है, इसका कौन जिम्मेदार है। अच्छा, हमें एक और टॉपिक की तरफ जाना है और एमक्यूएम से ही बात करनी है। मुझे बताइएगा कि ब्रेक में कितना टाइम है, तो हम उस लिहाज से फिर आगे टॉपिक पे बात करें। चलिए जनाब, आगे टॉपिक पे बात करते हैं। अगर कराची की बात आ रही है तो कराची में स्पेशली इस वक्त जो मसला है, आगे एमडी गेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, थोड़ी सी सियासत से हटके बात करना जरूरी है कराची के बच्चों के हवाले से, और खासतौर पर अगर एमक्यूएम अपने आप को स्टेक होल्डर कहती है तो अगर एमक्यूएम मसला हल नहीं करेगी तो कौन करेगा? एमडी गेट के पेपर में वो बच्चे कराची के शामिल होंगे जिनको फर्स्ट ईयर में बुरे तरीके से रोन दिया गया और खैराती नंबर देकर उनको पास किया गया। उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट के पास मौजूद है? अगर उनको खैरात के नंबर देकर पास किया गया, पहले गलत तरीके से
फेल किया गया, वो बच्चे जो नफ्सियाती तौर पे इस प्रेशर का शिकार है, गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसीज है उसकी, और एमकेएम उस हवाले से क्या कर रही है? सर, कराची के एजुकेशन के हवाले से एमकेएम की पॉलिसीज क्या है? देखिए, मैंने तो इसके ऊपर इतनी आवाज उठाई और मैं मुस्तकिल आवाज उठा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये तालीम का जो मामला है इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत से बढ़ के बात करनी है, क्योंकि ये तालीम जो है ना, ये मेरे मुल्क का मुस्तकबिल है। आज मेरा मुल्क जो है सूरत हाल में पहुंचा है वो तालीम नहीं होने की वजह से पहुंचा है। ये जो कैट पॉलिसी है बिल्कुल जो है बच्चों के साथ सरासर दुश्मनी है। मैंने मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की और मैंने इसके ऊपर डीजी कॉलेज से डेली बेसिस पर राब्ते में हूँ कि जो अभी एडमिशन दिए जा रहे हैं वो बच्चों के ऊपर जुल्म भी इसको कम कहा जाएगा। इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। जिनके साथ 9th में बुरा हुआ था, बिल्कुल 9 में बुरा हुआ था। आज देखिए, मुझे ये कोई बात बताए कि 89% पे आप क्लोज करते हैं सेंट लॉरेंस को, और वहां पे सिर्फ 40 बच्चों ने अभी तक एडमिशन लिया 600 सीट्स में से। तो आप मुझे बताएं कि क्या कोई आपके पास पॉलिसी है? क्या आपके स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं वो इस लेवल पे आप ला चुके हैं कि आप 89% वहां से बच्चे ला सकते हैं? मैं कहता हूं कोई कराची में मुझे सरकारी स्कूल दिखा दें जहां से कोई बच्चा 89 ला सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये अब एडमिशन नहीं, ह्यूमन राइट्स की बात आ चुकी है और इसके ऊपर मैं मुस्तकिल आवाज उठा रहा हूं। और मैं कहता हूं कि ये सरासर कराची के बच्चों के साथ इंतहाई दुश्मनी है कि आप 89, 87 और 85 की बात करें। क्या मेरे स्कूल इंटर और 9 मैट्रिक के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल इस लेवल पे आ चुके हैं कि बच्चों को 89% ला सकते हैं? क्या हमारे सरकारी टीचर ऐसे हैं कि जो 89% बच्चों को दिला सकते हैं? क्या मेरे स्कूलों का एनवायरनमेंट और माहौल ऐसा हो गया है कि जहाँ पे 85, 86 और 89 की बात होगी? तो ये उन बच्चों के साथ ह्यूमन राइट्स का मामला आ गया। जो वो बच्चे जो बिल्कुल मिडिल क्लास से, गरीब घरानों से, उनको एडमिशन नहीं मिल रहे, इसके ऊपर फुल फोर रिव्यू होना चाहिए। हम इसके लिए डेली बेसिस पर लगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपके इस चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं डेली बेसिस पे इसको फॉलोअप कर रहा हूं और हम उन बच्चों को एडमिशन दिलवाएंगे जिनकी ख्वाहिश है कि वो मेडिकल पढ़ें। तो हम चाहते हैं 70% वाले को भी मेडिकल में दिया जाए, उसको चांस देना चाहिए। और क्योंकि आपने जो तालीम का मेयार है उससे तो ये साबित नहीं हो सकता कि आप 89 और 88 पे सिर्फ वो बच्चे आ सकते हैं कि जो कि बिल्कुल अमीर बच्चे हैं, जो बड़े स्कूलों से पढ़े हुए। सर यहाँ पे ये भी मसला खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल है कि ये भी बताती चलूं कि सिंध गवर्नमेंट ने भी इसके हवाले से एक्शन लिया है और जो कॉलेजेस में नंबर्स का मसला था उन नंबर्स की सतह को कम भी किया गया है। आमिर सिद्दीकी साहब की दरखास्त के बाद ही ये तमाम मसाइल जो हैं वो हल हुए हैं, मसला हल हो रहा है। एक और इशू है जिसपे मैं थोड़ी देर में बात करूंगी, एमडी कैट वालों का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि इस वक्त ये जो मसला उठा रहे हैं आमिर सिद्दीकी साहब, वो वही वाले बच्चे हैं जिनके साथ 9th में बुरा हुआ और इस वक्त जो एमडी कैट में पेपर देंगे वो एक ही साल का मामला है कि 11वीं में मसला हुआ है। इसके हवाले से हाफिज नईम साहब ने भी बड़े जल्द से जुलूस किए थे, कराची में बड़े मसाइल हुए थे। मुझे इस वक्त क्योंकि शहीर सियालवी साहब फिर से ज्वाइन कर चुके हैं और उनसे एक अलग टॉपिक पे बात हो रही है, मैं चाहूंगी कि चूंकि वो रिमोट पे हैं पहले उनसे बात हो जाए। जी शहीर सियालवी साहब, बात कीजिएगा, क्योंकि कराची में आज सिग्नल्स के इशू हैं तो थोड़े से मसाइल हैं। हम कंटिन्यू करते हैं बलूचिस्तान के इशू पे। सर, आप ये कह रहे हैं कि वहां पे जो है आम लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी जाती। मेरा इस बात पे एतराज है कि जनाब सरदारों से डीलें तो होती हैं, उनको खुश करने के लिए तो उनके खानदानों से लोगों को लिया जाता है। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहबा, सरदारों से पहले मैं एमकेएम के जो हमारे साथी बैठे हैं इनको सोल्यूशन बता देता हूं आपके पूरे पाकिस्तान का एजुकेशन निजाम का बेहतर करने का। ये गवर्नमेंट में है इस वक्त। ये भले कह दें कि हम जनाब पीपल्स पार्टी से हम ऊपर वाली सतह पे हाथ मिलाएंगे, नीचे वाली सतह पे हाथ नहीं मिलाएंगे। देखें मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं आप हमारे जलसे में मज़ार कायद पे 20 अक्टूबर को आए, मैं आपको सोल्यूशन आज भी बता देता हूं, तब भी बता देता हूं। एक ही हल है। 89% क्या हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे इस काबिल हैं कि ले लेंगे? सर बिल्कुल हैं। आपके अंदरूने सिंध के बच्चे भी इस काबिल हैं। आप स्कूलों का निजाम वैसे तकरीरों से कभी बेहतर नहीं कर सकते, आम करारदादों से बेहतर नहीं कर सकते, टॉक शो में बैठ के बेहतर नहीं कर सकते। ये हम जैसे बेचारे लोगों का काम है, नई सियासी जमातों वालों का, कि वो टॉक शो में आके शोर मचाएं। सर आप रेजोल्यूशन लाएं, असेंबली में जाएं, वहां बोलें कि 17 एंड अबव ग्रेड के तमाम गजेटेड ऑफिसर्स और तमाम एमएनए एमपीए सेनेटर्स पे लाजिम करार दे दिया जाए कि उनका बच्चा 10वीं तक की तालीम किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ सरकारी स्कूल में बैठ के अदा करे। किसी की जुर्रत नहीं होगी कि जनाब अली वो तालीम के साथ खिलवाड़ कर सके। तालीम का निजाम खुद ही अपलिफ्ट हो जाएगा। आपको कभी ये परेशानी नहीं होगी कि गरीब का बच्चा मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं जा रहा, वो मेयार पे क्यों नहीं उतर रहा। अब आते हैं डॉक्टर साहबा आपके बलूचिस्तान वाले सवाल पे। आपको आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी? सर बिल्कुल ठीक आ रही है। डॉक्टर साहबा, बात यही है, आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया है कि सरदारों के साथ डीले होती हैं, पैसों का खिलवाड़ होता है और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपके साथ सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि एक सरदार 4 साल हुकूमत में रहेगा तो बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद,
जब वो उसी के किसी कजन के साथ डील हो जाती है और वो जरा टाई कोट अच्छी लगा के प्रेजेंटेशन अच्छी दे आता है एक जगह पे जाके, वो आप भी जानते हैं कौन सी जगह है, तो जनाब मसला ये होता है कि जब उसको मिल जाती है हुकूमत तो वही कजन नाराज होकर पहाड़ों पे चढ़ जाता है कि जनाब हम अब नाराज बलोच हो गए। इस फराड को, इस ढकोसले को खत्म होने की जरूरत है। अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदों को जब तक आप नहीं आने देंगे, कभी भी किसी भी इलाके के मसाइल हल नहीं हो सकते, बलूचिस्तान के कभी भी नहीं हल हो सकते। वहां के किसान मजदूर हारी के बच्चे को आने का हक दिया जाए। सियालवी साहब, आप जितनी आसानी से मसला हल करने की बात कर रहे हैं, इतना आसान मसला है, क्या आपको भी इलेक्शन में वो कामयाबी मिल गई जितना काम आपने किया था? ग्राउंड रियलिटीज बहुत अलग होती हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने डील नहीं की ना, और ना हम करेंगे। शहीद सियालवी ये इलेक्शन हारा है, अगला भी हारेगा, उससे अगला भी हारेगा, लेकिन किसी और दरवाजे से नहीं आएगा। जब आएगा अवाम की ताकत से आएगा। यही चीज वहां का बलोच, वहां का पश्तून नारा लगा दे कि जो भी है मैं आऊंगा तो अवाम की ताकत से आऊंगा, डील करके नहीं आऊंगा। ये क्या मसला है कि भाई सारी जिंदगी आप हुकूमत में रहते हैं एमक्यूएम की तरह, और जो है वो जब अपोजिशन में चले जाए तो आप जनाब नाराज बलोच हो जाते हैं। ये फ्रॉड है, ये दिस नीड्स टू एंड। एमक्यूएम नाराज नहीं हुई सर, एमक्यूएम नाराज नहीं, उसने अपने बानी को नाराज कर दिया। वो अगर आज होता तो आज मेरे ख्याल है थोड़े हालात बेहतर होते, अगर उससे डील कर लेते आप लोग। सर आप सोच लें, आप ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आया ना तो मैंने सबसे पहले नाराज लोगों को ऑन बोर्ड लेके, जो हकीकी आवाम के नुमाइंदे थे, उनको पाकिस्तान का परचम पहनाना है अपने सीने से लगा के। सर मैं आपकी बात, आप नौजवानों के रहनुमा हैं, आप नौजवानों के लिए एक सिंबल है, एक नया खून है, मुझे ये बताएं। और मैं पर्सनली जानती हूँ बड़े आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासत में आप ये समझते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं ये ग्राउंड रियलिटीज पे ये मसले हल हो सकते हैं? सर ये जो आपने नाराज लोगों की बात की ना, इनकी आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जो लोग पाकिस्तान से नाराज है ना, पहले आप हिस्ट्री पढ़ें उनकी, पहले आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको जब अंदाजा होगा कि वो नाराज क्यों हुए हैं। उन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी नाराज लोग हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ें आप, उनकी आप हिस्ट्री पढ़ लें पहले बैठ के ना तसल्ली से। मैं एक एक चीज को जानता हूँ, मैं तो आपके भी नाराज रहनुमा को गले से लगाने को तैयार हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ उनकी हिस्ट्री पढ़ लिएगा। पाकिस्तान के नाम पे एक हो जाए, तफरीक ना करें। ये महाजिर सिंधी के जो आपस में तफरीक के नाम पे कोई और बंदा इसका फायदा उठा के इनके वोट बैंक को कभी पीटीआई के आगे बेच देता, कभी नून के आगे बेच देता, कभी पीपल्स पार्टी के आगे बेच देता है। दिस नीड्स टू एंड। खुदा का वास्ता पाकिस्तान पे आप रहम करें। इस तरीके की ड्रामेबाजियां पाकिस्तान आगे अफोर्ड नहीं कर सकता, ना महाजिर, ना सिंधी, ना बलोच, ना पश्तून, ना इधर पंजाबी, ना रहनी कश्मीरी और बल्तिस्तानी। ये चीजें हिस्ट्री पे आपने बात कर रही है, मैं आपके सामने सारी खंगाल के रख दूंगा। आप अपने सिंध की बात करें, मैं होश मोहम्मद जोशी से लेकर आपको पीर साहब पगाड़ा की हिस्ट्री से लेकर अल्ताफ हुसैन तक ले आऊंगा। लेकिन भाईजान, हम नाम लेने की जुर्रत रखते हैं, आप वो जुर्रत नहीं रखते। आप लोग भी किसी और दरवाजे से आए हैं, हम लोग अवामी नुमाइंदे, अवाम की बात करने वाले लोग हैं। चलिए सर, मेरा ख्याल है कि सर हमें कराची के अवाम ने इलेक्ट किया है। आमिर सिद्दीकी साहब, मैं आपको मौका दूंगी क्योंकि मेरी प्रोग्राम में ये असूल की बात है कि अगर कोई बात कर रहा है तो सामने वाला उसका जवाब जरूर देगा। सियालवी साहब ने जो बात की है, आमिर सिद्दीकी साहब उसका जवाब देंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद सामने आते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और शहीद सियालवी साहब कुछ ऐसी बातें करके जिसका जवाब आमिर सिद्दीकी साहब भी दे सकते हैं। आमिर साहब क्या कहेंगे? एमक्यूएम के बारे में भी कहा गया, आप हुकूमत में हैं और आप जो हैं बात भी नहीं करते हैं, आपको बात करनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान अभी असेंबली के अंदर फाइट कर रही है कराची के लिए, हर इशू पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं, गवर्नमेंट काम भी कर रही है। हम इस तरह नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स भी कर रही है और चीज़ों को यकीन हल करने की यकीनदानी भी दे रही है। जिस तरह सियालवी साहब ने नाराज लोगों का, वो नाराज लोग पाकिस्तानी दुश्मन है, मुल्क दुश्मन लोग हैं, तो मुल्क दुश्मन से बात नहीं होती। और जो मुल्क, क्योंकि सियालवी साहब पहले हिस्ट्री पढ़ें कि जितने लोग नाराज होकर बैरून मुल्क बैठे हैं वो मुल्क दुश्मन लोग हैं, और जो मुल्क दुश्मन होते हैं उनसे बात नहीं होती। तो रियासत को चाहिए कि जो बलूचिस्तान में जिन लोगों ने, मुल्क दुश्मन लोगों ने कार्रवाई की है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन उठाया जाए, उनसे बात नहीं की जाए। वो लोग जो हथियार डालते हैं उनसे बात की जाए, बाकी उन लोगों से बात नहीं की जानी चाहिए। और एमक्यूएम पाकिस्तान को कराची के अवाम ने मैंडेट दिया और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैंडेट लेके आए और हमने कराची की खिदमत की है। मुस्तफा कमाल भाई ने इंतहाई खिदमत की है। जब एमक्यूएम को मौका मिला, एमक्यूएम ने हमेशा कराची की आवाम की खिदमत की है और अभी भी इंशाअल्लाह ताला हम मैदान अमल में हैं और कराची की आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जनाब, आपका मौका आ गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप मुझे सुन सकते हैं?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सर, स्टूडियो में आवाज सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज तो जी आ जी रही सर, है। सर बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ गई है। सर पहले भी आपसे कुछ इस हवाले से बात हुई थी, स्पेशली कच्चे के डाकुओं के हवाले से, और आपने पूरी उसकी हिस्ट्री बताई थी बलूचिस्तान के में जो सूरत हाल है उस पर भी। सबसे पहले कच्चे के डाकुओं के हवाले से क्या कहेंगे जो अभी सूरत हाल सामने आ रही है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये है कि अभी जो हो रहा है बलूचिस्तान में, ये एक्चुअली इट इज ए, मैं ये कहता हूँ कि इट इज ए ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द रॉ एंड मोसाद। क्योंकि आप इसको लिंक अप करें ना, ये जो अभी मोदी साहब ने कारगिल का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें उन्होंने तकरीर करते हुए पाकिस्तान को धमकी दी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि वी विल क्या उसको कहते हैं ना, वी विल पे बैक द पाकिस्तान, बट ये जो हमारे जिसको वो कहते हैं जी टेररिस्ट कश्मीर में आ गए फलान जगह। और दूसरा जो गुस्सा इस वक्त इंडिया में आप मीडिया में देख लें वो है बांग्लादेश। सही। वो ये कहते हैं कि ठीक है अमेरिका का सपोर्ट थी, लेकिन पीछे पाकिस्तान ने भी अपना काम दिखाया है, ISI का बदनाम नाम करते हैं वगैरह वगैरह। तो बदले की पुकार आ रही है जगह जगह, आप टीवी देखें तो पागल हुए हैं गुस्से से। तो मैं तो पिछले कई दिनों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि समथिंग विल हैपन, और अनफॉर्चुनेटली इट हैज हैपेंड। बाकी रहा जी बलूचिस्तान के अंदर हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। देखिए ड्यूरिंग परवेज मुशर्रफ डेज, आई थिंक 2004 या 5 की बात है, लेवीज को रेगुलर कर दिया गया था, उनको रेगुलर फोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन उनके बाद में इन्होंने वापस लेवीज को सरदारों को दे दिया। अब लेवीज जो होते हैं वो ना तो उनकी ट्रेनिंग होती है, ना वो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो सरदारों के रहम करम पे होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी नहीं। तो उनसे एरिया की जो सिक्योरिटी है वो एक्सपेक्ट करना आई थिंक बड़ी ज्यादती है। और चूंकि ये एक ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है, हमें 3 चीजों को मैं बार बार कहा, जब हम थे उस वक्त भी कहते थे, हमारे हाथ में चीजें होती थी कि देयर इज 3 डायमेंशंस। वन इज द स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, हमें ये पता होना चाहिए कि दुश्मन हमारे क्या कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। द फोर्स लेवल हैज टू बी इंक्रीज्ड इन बलूचिस्तान। नंबर 2 इकोनॉमिक से, तो जो पैसा 18 अमेंडमेंट के बाद खास तौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मिला है, लेट्स टॉक ऑफ बलूचिस्तान और KPK, वो पैसा ट्रिकल डाउन नहीं हुआ है, ना तो बलूचिस्तान में लोगों को हुआ है, ना KPK में जो फाटा का एरिया जिसकी प्रॉमिस किया था। सर, तो लोगों को नहीं हुआ, वहाँ के MNA MPs को तो हो गया ना, वो आगे वो तो चला गया, नहीं खर्च हो गया, लेकिन कहाँ खर्च हो गया नोबडी नोस। ठीक है, एग्जैक्टली। और तीसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा एज ओल्ड सिस्टम होता था कि जो मुख्तलिफ एरिया में सरदारियां हैं, वी यूज टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल कि भाई तुम्हारे एरिया में अगर गड़बड़ हुई तो वी विल कैच होल्ड ऑफ यू। तो आई थिंक वी विल हैव टू रिस्टोर दैट ट्रेडिशन कि भाई ये आपका एरिया है, इसमें गड़बड़ हुई है, हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन हम आपको रिस्पॉन्सिबल भी करेंगे। तो ये तो एक 3 डायरेक्शन है। अब चौथी जो चीज जो अभी हो रही है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अभी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी हैज चेंज द टोटल डायनामिक्स ऑफ टेररिज्म। उसमें इंटरनेट आ गया है, उसमें मैसेजिंग आ गई है, 5th जनरेशन वारफेयर आ गई है,
मीडिया आ गया है और सबवर्शन आ गई है, तो हमें इसके लिए एक अलहदा मैं जाती तौर पे मेरा ख्याल आई में रॉन्ग कि हमें मीडिया को खोल देना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने आप को। घुटन के माहौल में अगर वो चलेंगे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और इस किस्म की चीजों को हवा मिलती। आप ही ने एक दफा मुझसे कहा था कि महले वकूफ भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। मैंने खुद भी बलूचिस्तान विजिट किया। आप कहाँ तक टेक्नोलॉजी की बातें वहां तक कर सकते हैं? वहां के आवाम को खुद पता है कि बड़ा मुश्किल है वहां पे चीजों को लेके जाना करना। नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं अब वो बात नहीं रही है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और बलूचिस्तान में जगह जगह इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, जगह जगह वायरलेस सिग्नल्स आते हैं। चंद एक एरियाज में ब्लैकआउट्स होते हैं या ड्राई एरियाज होते हैं। बाय एंड लार्ज 60-70% एरिया में आपको सिग्नल रिसीव होता है। तो बाकी जो आम मैं एक आम वर्कर जो बलूचिस्तान में है, गरीब आदमी भी है, उसके पास भी मोबाइल है। ही इज वेरी वेल अवेयर के हो क्या रहा है। सर प्रोग्राम का वक्त कम है, लेकिन मैं अगर ये बात करती चलूं कि वहाँ के गोट में आप चले जाएं जो सिंध में जो लग रहे होते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि ये इंसानों की तरह जिंदगी गुजारे हैं। वो गुर्बत नहीं, वो तो आपकी बात दुरुस्त है, मैं तो उसको डिनाई नहीं कर रहा। हाँ। उसको, लेकिन उसको आप पैसा तो आप दे रहे हैं ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, आगे नहीं लगा रही तो आप क्या करें? करप्शन है। वो नहीं लगाते हैं, एक आना भी नहीं लगाते हैं आगे। तो वो फिर जो उसका जो जब वो कोई बात होती है वो कहते हैं जी आपका पंजाबी खा गया, सिंधी खा गया, फलाना खा गया। और इसके पीछे रॉ जो है इंडियंस हैं, फिर ईरान में वहां से भी मिलिटेंट्स आते हैं, अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, हमारे होम ग्रोन भी बहुत सारे लोग हैं। और अभी ये जो यूक्रेन और की वार है, इसने भी बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर दिया है, क्योंकि इसमें भी काफी जो मेरी रिपोर्ट्स हैं कि काफी लोग जो मर्सनरीज जा रहे हैं $4,000-5,000 महीने के ऊपर। सही। बहुत शुक्रिया तारिक खलील साहब। प्रोग्राम का वक्त कम है, वरना मैं मजीद बात करती। आमिर सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शहीद सियालवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बात होती है बलूचिस्तान के हकूक़ की, और यहाँ जो बात की गई कि जनाब फंड्स मिल रहे हैं, ये बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताती चलूँ कि फंड्स मिल रहे हैं। वहाँ पे जब ये ऑपरेशन वाले मसाइल सही तरीके से हल हो जाएं, बलूचिस्तान की इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट भी ये कहती है जनाब ऑपरेशन करें, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, ये ना कहें कि बलोचों के खिलाफ हो रहा है। ये बलोच नहीं हो सकते जो मेरे ही मुल्क के लोगों को मारने की कोशिश करें, हरगिज बलोच नहीं हो सकते। ये एक पॉजिटिव बयान है, और बलोचों को भी खुद भी पता होना चाहिए कि जो शख्स पाकिस्तानी हो के पाकिस्तानी को मार रहा है वो कम से कम मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि वो जो फंड्स आते हैं उसके बाद वहां के MNA MPAs अगर नहीं लगा रहे हो, करप्शन पीक पे है, ये मैं आंखों देखी आपको बात बता रही हूँ, पैसा बहुत है, लेकिन बलूचिस्तान में पैसा ग्राउंड रूट लेवल पे नहीं पहुंचता। भर्तियों की बात की जाती है, भर्तियों में कितने ऐसे लोग हैं जो सिफारिश पे आगे आए, सोचना चाहिए। करप्शन को भी जड़ों से खत्म होने की जरूरत है, फिर वहां के लोगों की ना महरूमी को, नाकामियों को खत्म किया जा सकता है और चीजें बेहतर की जा सकती हैं। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।